नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूं आपके सामने लेकर 75 दिन चैलेंज की क्लास 10, जिसमें हम एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, कांस्टेबल, जीडी, दिल्ली पुलिस के सभी एग्जाम की जीके जीएस को डिटेल के साथ कवर कर रहे हैं। इन सभी एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को हम डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं। हमारा टारगेट है आने वाले 75 दिनों के अंदर जनरल अवेयरनेस को जड़ से उखाड़ के फेंक दे। और दोस्तों, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, इन एग्जाम में इस क्लास से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा अगर आप लगातार 75 दिन तक हमारे साथ जुड़ जाते हो। देखिए दोस्तों, 75 दिन चैलेंज की ये क्लास आपको डेली रात 9 बजे मिल जाती है, जो कि इन चारों एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज की इस क्लास का भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। तो चलिए गाइस, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट आज की क्लास शुरू करते हैं। बट उससे पहले दो लाइनें आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, गहरी है बहुत ही। इन लाइनों को कहा है चाणक्य यानी कि कौटिल्य ने। ठीक है, चाणक्य नीति के बारे में तो आपने सुना होगा, ठीक है, जो कि जीने के सिद्धांत सिखाते हैं। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं यह क्यों कर रहा हूं? पहला प्रश्न, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल होऊंगा? और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए तभी आगे बढ़े। मैं आपको हमेशा बोलता हूं, जब भी आप कुछ नया काम शुरू करते हो या फिर किसी नए एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हो, तो पहले उसके बारे में सोचिए कि भाई अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो क्या होगा, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया, एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। यानी कि बेस्ट केस सिनेरियो और वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में भी आपको सोचना है। ठीक है, कुछ भी चीज शुरू करने से पहले उसके बारे में अच्छा बुरा अच्छे से सोच लेना है, तब जाके आपको उस काम की शुरुआत करनी है। ये मैं नहीं कहता, ये कह रहे हैं चाणक्य। तभी आपको अपनी लाइफ में सक्सेस मिलेगी। बिना सोचे समझे, बिना प्री प्लानिंग के कुछ भी काम शुरू मत करिएगा। तो चलिए गाइस, आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम और आप। बट आपको पता होगा, उससे पहले संपूर्ण भारत के इतिहास के मल्टी कलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स हमने आपको प्रोवाइड करा दिए ई बुक की फॉर्म में, पीडीएफ की फॉर्म में, जिसमें आपको मोस्ट सिलेक्टेड हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं। उसी के साथ साथ टॉपिक वाइज फुल्ली सोल्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ भी आपको मिलते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट डाउनलोड करके तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हिस्ट्री के ये हैंड रिटन नोट्स। तो चलिए गाइस, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लग चुका है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है हमारा, वे जीव जो अपना भोजन पौधों द्वारा तैयार करके ग्रहण करते हैं कहलाते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने एक बार एक इंटरव्यू दिया था आईबी पर्सनल असिस्टेंट का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, आज भी मेरे याद है। तो भाई उन जीवों का नाम बताइए, या फिर वो जीव क्या कहलाते हैं जो अपना भोजन पौधों द्वारा तैयार करके ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो भाई उन जीवों का नाम होता है, उन जीव की कैटेगरी को बोला जाता है हेट्रोट्रोप्स। क्या बोला जाता है? हेट्रोट्रोप्स। अब हेट्रोट्रोप्स में कौन कौन आते हैं? मनुष्य भी हेट्रोट्रोप्स में आते हैं, मनुष्य एक जीव है, हेट्रोट्रोप्स में आते हैं। या फिर जो आपके पशु पक्षी हैं, ये भी हेट्रोट्रोप्स हैं। ठीक है, हेट्रोट्रोप्स वही तो होते हैं जो अपना भोजन खुद तैयार नहीं कर पाते, क्योंकि हमें भोजन तैयार करने के लिए सब्जियों की जरूरत पड़ेगी, आटे की जरूरत पड़ेगी, गेहूं की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये हम खुद तैयार नहीं कर रहे, गेहूं जो कि धरती दे रही है, ठीक है, या फिर जीवों से, पेड़ पौधों से, सब्जियां हमें वहां से मिल रही है, तो हम क्या है, हेट्रोट्रोप्स की कैटेगरी में आते हैं। देखिए, एक होता है दोस्तों ऑटोट्रोप्स। क्या होता है? स्व पोषित, जो अपना भोजन खुद तैयार कर लेते हैं, जिसमें पेड़ पौधे आते हैं जो कि सनलाइट के द्वारा अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस जो कि एक प्रोसेस होता है, उनको किसी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, वो अपना भोजन खुद तैयार कर सकते हैं। उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोप्स, यानी कि ऑटो, खुद कर रहे हैं। ये जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि हरे पौधे, स्वपोषित कहलाते हैं। विषम पोषित जो कि होते हैं हेट्रोट्रोप्स, यानी कि हम, ये जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और दूसरे जीवों या फिर पौधों पर निर्भर होते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। विषमपोषी का एक प्रसिद्ध उदाहरण क्या है? मनुष्य, जानवर और कवक जैसे जीव विषमपोषी होते हैं, क्योंकि वे अपने भोजन के लिए पौधों या फिर अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। तो भाई वे जीव कौन से होते हैं जो भोजन पौधों द्वारा तैयार करके ग्रहण करते हैं? हेट्रोट्रोप्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
राउत नाचा भारत के खालिस्तान राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। देखिए दोस्तों, भारत का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है राउत नाचा। कौन से राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, कौन से राज्य के लोग इस नृत्य को धूमधाम से करते हैं? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के एक प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? राउत नाचा। अब केवल राउत नाचा ही छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य नहीं है, और भी काफी सारे हैं। जैसे कि ये देखिए, छत्तीसगढ़ के एक प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? पंथी। और दूसरा कौन सा है? राउत नाचा। ये दोनों के दोनों छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक नृत्य, नोट करिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कर्नाटक भी है। कर्नाटक का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? यक्षगान, जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। एक कौन सा है? डोल्लू कुनीथा। सिक्किम भी है ऑप्शन में। सिक्किम का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? मुखौटा नृत्य और साथ ही लामा नृत्य। पंजाब राज्य का भंगड़ा और गिद्धा सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो चारों के चारों ऑप्शन मैंने आपको कवर करा दिए हैं, नोट करिए फटाफट। अगला सवाल है, भारत में लिंग अनुपात को प्रति खालिस्तान महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि भारत में लिंग अनुपात किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? जनसंख्या में 1000 पुरुष, जनसंख्या में 500 या फिर 100 या फिर 100 बच्चे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, भारत में लिंग अनुपात कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है कि भाई उस पर्टिकुलर स्टेट में, ठीक है, या फिर उस पर्टिकुलर जगह में 1000 पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं आती हैं? कितनी महिलाएं आती हैं? ठीक है, तो भाई पुरुषों तो 1000 रहेंगे, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं उस पर्टिकुलर रीजन में या फिर स्टेट में, तब हम उस राज्य का या फिर उस जगह का लिंग अनुपात कैलकुलेट कर सकते हैं। मान के क्या चलिए, भारत का 2011 जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात क्या है? 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। ठीक है, तो ये भारत का लिंग अनुपात है। अब सवाल ये भी पूछा जा सकता, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर तो ये हो गया जनसंख्या में 1000 पुरुष। ठीक है, 1000 पुरुष। अब देखिए, पेपर में यह भी पूछा जा सकता है कौन से राज्य का सबसे अधिक लिंग अनुपात है? सबसे अधिक लिंग अनुपात उस राज्य का होगा जहां पर 1000 पुरुषों पर सबसे ज्यादा महिलाएं आती हो। तो भाई ये कौन से राज्य का है? सबसे अधिक लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य का है, क्योंकि यहां पर 1000 पुरुषों पर 1000 मेल पर कितनी फीमेल्स हैं? 1084 फीमेल है, इसलिए केरल राज्य का सबसे अधिक लिंग अनुपात है। क्या है? अधिक लिंग अनुपात है। अगर कम पूछ ले, न्यूनतम सबसे लोएस्ट लिंग अनुपात कौन से राज्य का है? वो है हरियाणा। कौन सा राज्य? हरियाणा, क्योंकि यहां पर 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है वो केवल 879 है। कितना है? 879 है। तो हरियाणा राज्य का सबसे कम लिंग अनुपात है। एक ही क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन निकल गए, तीनों को नोट करिए, पेपर में पूछा जाएगा जब तक 2026 वाली जनगणना नहीं हो जाती। समझ गए? 2011 की जनगणना के अनुसार ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल, राष्ट्रीय आय लेखांकन में जीवीए का अर्थ है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, यानी कि जब भारत की या फिर राष्ट्र की इनकम कैलकुलेट की जाती है, जीडीपी कैलकुलेट की जाती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो उसमें जीवीए का अर्थ क्या है? जीवीए का अर्थ क्या है? जीवीए का अर्थ होता है, जीवीए की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी कि जो सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है या फिर जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो सर्विसेज हैं या फिर जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी वैल्यू ऐड की जाती है, उनकी वैल्यू इकोनॉमी में रखी जाती है, उनकी कॉस्ट प्राइस निकाल कर। ठीक है, तभी तो निकल के आएगी, किसी भी चीज की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इकोनॉमी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम हम कैलकुलेट करते हैं। जीवीए का मतलब है ग्रॉस वैल्यू एडेड, जिससे हम जीडीपी निकालते हैं, यानी कि जो सर्विसेज जैसे कि होटल वगैरह की सर्विसेज, जो भी सर्विसेज होती हैं उनकी जो वैल्यू होती है। ठीक है, क्योंकि एक अगर प्रोडक्ट हो गया उसका तो प्रॉपर एमआरपी हो गया, उसकी कॉस्टिंग प्राइस इतने में प्रोडक्ट बन रहा है, इतने में सेल किया गया, बीच में जो प्रॉफिट बना वो अलग हो गया। लेकिन ये सर्विसेज है, जैसे कि होटल का आप एक रूम लेते हो, ठीक है, उस सर्विसेज की वैल्यू कितनी है? 3000 रुपए में। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बोलते हैं जीवीए। अगला सवाल, लोहे पर जस्ता की परत जमा करने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है।
लोहे के ऊपर जस्ता मतलब जिंक, क्या बोलते हैं इसको, जिंक। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। सबसे पहला सवाल, क्यों चढ़ाई जाती है लोहे के ऊपर जिंक की परत? इसलिए चढ़ाई जाती है ताकि लोहे को जंग लगने से बचाया जा सके। जस्ता जो होता है, अगर हम स्टील या फिर लोहे के ऊपर इसकी परत चढ़ा दें तो भाई उसको हम लोहे के मटेरियल को या फिर स्टील को जंग लगने से बचा सकते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है जिंक की। लेकिन इसको हम डायरेक्टली तो नहीं चढ़ा सकते, ऐसे तो लेप नहीं लगा सकते, इसका एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन, गैल्वनीकरण। ठीक है, क्या बोलते हैं, गैल्वनीकरण इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं और गैल्वेनाइजेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, जो प्रॉपर आयरन रोड होती है लिक्विड में डुबो दिया जाता है, जिंक में डुबो दिया जाता है और गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के तहत उस मटेरियल के ऊपर जिंक की परत चढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर रस्टिंग नहीं लगेगी, मतलब वो जंग लगने से बच जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गैल्वनीकरण और ये एसएससी जीडी 2023 में सवाल पूछा जा चुका है, समझ गए। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज तृतीय ने अफगान शासक सुल्तान महमूद गोरी को खालिस्तान में हराया। पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपने सुना होगा, उन्हीं को इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय कहा गया है। जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है ना नाम भारत के इतिहास में, वो पृथ्वीराज तृतीय है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय और पृथ्वीराज चतुर्थ हुए हैं। ठीक है, तो जो पृथ्वीराज चौहान के लिए प्रसिद्ध है वो पृथ्वीराज तृतीय है। पृथ्वीराज तृतीय ने अफगान शासक सुल्तान महमूद गोरी को किस सन में हराया था? देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये एक फैक्ट है, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को कितनी बार हराया? 17 बार हराया। ठीक है, 17 बार हराया है। लेकिन आपने हमेशा यह पढ़ा होगा कि भाई 1292 ईस्वी में तराइन का एक युद्ध हुआ था। तराइन का एक युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था और उसको बंदी बना लिया था। हालांकि 1292 के इस युद्ध में, तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को धोखे से हराया गया था। ठीक है, लेकिन उससे पहले पृथ्वीराज चौहान ने अफगान शासक सुल्तान महमूद गोरी को 17 बार हरा रखा है। बस पृथ्वीराज चौहान की यही गलती थी कि उसको बार बार जिंदा छोड़ देता थे। ठीक है, बार बार पृथ्वीराज चौहान को, बार बार महमूद गोरी को जिंदा छोड़ा गया, जिसके बाद वो बार बार अटैक कर रहा था, दोबारा से सेना लेकर आ रहा था। ठीक है, तो भाई पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में तराइन के युद्ध में ही मोहम्मद गोरी को हराया था। अब एक और फैक्ट आपको बताऊं, 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को हराया और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के अफगान ले गया महमूद गोरी। अब महमूद गोरी ने जो पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य जीता था, ठीक है, उस टाइम पर अपना एक गुलाम जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक महमूद गोरी का ही गुलाम था, जो कि भारत आया था इसके साथ। ठीक है, मोहम्मद गोरी तो चला गया लूटपाट करके, तो उसने अपने गुलाम को छोड़ दिया कि भाई जीते हुए राज्य के ऊपर अब तू राज कर। ठीक है, तो फाइनली 1206 में, कब? 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और अपना राज्याभिषेक करवाया, फाइनली गद्दी पर बैठा। ठीक है, गद्दी पर बैठा और गुलाम वंश की स्थापना कर दी। कौन से वंश की? गुलाम वंश की स्थापना कर दी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, तो वो मोहम्मद गोरी का ही एक गुलाम था। तो सवाल तो हमारा ये था कि पृथ्वीराज तृतीय ने अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी को कब हराया? तो 1191 में हराया था। हालांकि 17 बार हरा रखा है ऑलरेडी। तराइन के प्रथम युद्ध में, अगर ये भी पूछ ले तराइन के कौन से युद्ध में? तराइन के पहले युद्ध में। तराइन एक बहुत बड़ा मैदान पड़ता था जो कि हरियाणा राज्य के अंदर हुआ करता था। ठीक है, अब भी है, जहां पर ये युद्ध हुआ था। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन खालिस्तान में किया। लॉर्ड कर्जन ने कौन से सन में बंगाल का विभाजन किया? लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल रहा था, ठीक है, वो 1899 से लेकर 1905 के बीच में रहा था। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था। ठीक है, जो कि इफेक्ट हुआ था, मतलब फाइनली जो कि अमल में लाया गया था 1905, 16 अक्टूबर 1905 में। ठीक है, ये इफेक्ट हो गया था, समझ गए। अब लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट पता है क्या है? जब बंगाल विभाजन हुआ, स्वदेशी मूवमेंट चला, जिसमें मतलब जो
अंग्रेजी सरकार थी उसका जमकर विरोध हुआ था, साथ ही अंग्रेजी प्रोडक्ट्स का भी जमकर विरोध हुआ था। ठीक है, तो 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। हालांकि 1911 में जब दिल्ली दरबार यानी कि लॉर्ड पंचम आया, सम्राट पंचम, तो इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द भी कर दिया था। लेकिन फाइनली अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है बंगाल विभाजन कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। समझ गए दोस्तों, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और हाँ, 2 भाग में बांटा गया था बंगाल को, जिसमें से वेस्ट बंगाल और जिसमें से एक तो था आपका ईस्ट बंगाल और एक था आपका असम। जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था उसको अलग पार्ट में बांट दिया गया, बाकी बचा हुआ जो हिंदू मेजोरिटी था उसको अलग पार्ट में बांट दिया गया था। ये था पार्टीशन ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में स्थानीय तूफान को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में जो लोकल तूफान आते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो भाई उनको नाम से जाना जाता है काल बैसाखी। ठीक है, ये प्री मानसून तूफान होते हैं, यानी कि जब मानसून आता है ना जून जुलाई महीने के अंदर, उससे पहले बंगाल के अंदर कुछ तूफान आते हैं जो कि काफी नष्ट कर देते हैं चीजें बंगाल के अंदर। ये जो स्टार्ट होते हैं ये मार्च महीने से शुरू होते हैं, मार्च महीने से मई महीने तक चलते हैं ये। ठीक है, जो कि काल बैसाखी बोला जाता है। बैसाखी इसलिए बोलते हैं क्योंकि बैसाखी जो मनाई जाती है वो आप सभी को पता है 13 और 14 अप्रैल को मनाई जाती है। अप्रैल महीना बैसाख का महीना होता है, तो इस महीने में ये तूफान जो होते हैं ये अपनी पीक पर होते हैं, इसलिए यहाँ पर काल बैसाख इसको बोला गया। काल का मतलब हो गया क्योंकि जब ये तूफान आते हैं तो काफी ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, काफी ज्यादा नष्ट होता है। ठीक है, बंगाल के अंदर काफी ज्यादा, मतलब एक तरीके से काल बन के आता है ये तूफान, इसलिए काल बैसाखी इसको बोला गया है। बैसाखी के महीने में आता है, अप्रैल महीने के अंदर, और काल क्यों बोला जाता है वो मैंने आपको बता दिया। तो भाई ये जो लोकल तूफान होते हैं बंगाल के, पश्चिम बंगाल के, उनको काल बैसाखी बोला जाता है। चीनूक आपने सुना होगा, चीनूक वे गर्म हवाएं हैं जो कि ऊंचे पठारों पर होती है, स्पेशली अमेरिका के अंदर। ठीक है, अमेरिका के अंदर चलने वाली जो गर्म हवाएं होती है वो होती है चीनूक। और चीनूक एक हैवी लिफ्टेड हेलीकॉप्टर भी है अमेरिका का, जो कि बोइंग कंपनी ने बनाया था। ठीक है, तो मैंने इससे रिलेटेड आपको 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिए। अब जो स्टूडेंट थोड़ा सा दिमाग चलाते हैं वो तो तुरंत नोट करेंगे इसको। नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? नाटी जो है ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश का है। किसका? एचपी का है, हिमाचल प्रदेश का। अब हमारे 3-4 और ऑप्शन है। देखिए, हिमाचल प्रदेश का तो नाटी हो ही गया है, सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश राज्य ऑप्शन में मध्य प्रदेश का जवारा, मटकी, ग्रीडा नृत्य है। आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध कुचिपुड़ी है। अरुणाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध अजी, लामू, पोपीर, पोनुंग, रेखमपाड़, ये सारे के सारे अरुणाचल प्रदेश के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। अगला सवाल, बैडमिंटन में युगल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई खालिस्तान होगी। बैडमिंटन में जो डबल खिलाड़ी खेलते हैं उसके कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? देखिए, अब बैडमिंटन कोर्ट इज 13.4 मीटर यानी कि 44 फीट लॉन्ग होता है, एंड आइदर 6.1 मीटर वाइड होता है फॉर डबल। ठीक है, कितना होता है डबल के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13.40 मीटर इसकी लंबाई होती है, यानी कि लॉन्ग 13.40 मीटर इसकी लंबाई होती है इस तरीके से। और ये जो कोर्ट होता है इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 6.10 मीटर्स। ठीक है, अब देखिए फीट में अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 44 फीट इसकी लंबाई बैठती है। कितनी? 44 फीट। और चौड़ाई जो बैठती है वो इसकी बैठती है 20 फीट। इंपॉर्टेंट है। और सिंगल के लिए भी मैंने यहां पर पूरा का पूरा डायमेंशन लिख रखा है, यहां पर आप देख सकते हैं। द नेट हाइट इज 1.55 मीटर, जो आपका नेट होता है यहां पर बीच में। ठीक है, नेट ये होता है 1.55 मीटर ऊंचा, मतलब कि लगभग 5 फीट और आपका 1 इंचेस ऊंचा, ये आपका नेट होता है। समझ गए? बैडमिंटन के अंदर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी प्रणाली स्थापित करी? तो भाई वो कौन सा अधिनियम था जिसकी वजह से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का भी शासन था और
साथ ही ब्रिटिश सरकार यानी कि क्राउन का भी शासन आ गया। एक तरीके से दोहरी प्रणाली चल गई, यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से भारत के अंदर शासन नहीं कर रही थी, उसके ऊपर किसका नियंत्रण आ गया था? ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण आ गया था। कौन से अधिनियम के तहत आया था ये? तो क्वेश्चन में यही तो पूछा जा रहा है। यह है ऑप्शन सी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784 में ब्रिटिश संसद के अंदर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जारी किया गया, जिसके तहत जो रेगुलेटिंग एक्ट यानी कि जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना 1773 के अंदर, उसमें और बदलाव किए गए, रेगुलेटिंग एक्ट में और ज्यादा सुधार किए गए। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। ठीक है, और जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर भ्रष्टाचार फैल रहा था उसको रेगुलेट करने के लिए, चीजों को और बेहतर करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाजों में सुधार करने के लिए, कामकाजों को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना करी गई थी। ठीक है, तो भाई फाइनली 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट जारी किया गया, जिसके तहत रेगुलेटिंग एक्ट में और ज्यादा सुधार किए गए, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को और ज्यादा पावर सौंप दी गई। साथ ही जो आपका एक तो कौन सी मद्रास प्रेसिडेंसी थी और साथ ही जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, ये दोनों की दोनों वेस्ट बंगाल जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसके अंडर आ गई थी, उसके नियंत्रण में आ गई थी। और सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश सरकार का डायरेक्टली नियंत्रण आ गया था। एक तरीके से दोहरी नियंत्रण प्रणाली भारत के अंदर चल रही थी, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी की और दूसरी ब्रिटिश सरकार की। समझ गए दोस्तों? ये था पिट्स इंडिया एक्ट। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी प्रणाली स्थापित की गई थी। समझ गए? नवरोज का त्योहार किस समुदाय के नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है? 4 समुदायों के नाम है, बौद्ध है, जैन धर्म, सिंधी और पारसी। नवरोज एक त्योहार होता है जो कि हर साल मनाया जाता है, जो कि नव वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, नवरोज का मतलब होता है कि भाई नव वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। कौन से समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो भाई ये पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यह त्योहार वसंत विश्व के दिन मनाया जाता है, जो आमतौर पर 20 या 21 मार्च को होता है, यानी कि 20 या 21 मार्च को इस त्योहार को मनाया जाता है। पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। नाम क्या है इसका? नवरोज है। ठीक है, जो कि नया साल होता है उनके लिए। नवरोज का मतलब नया दिन होता है, रोज मतलब डेली और भाई नव मतलब नया, और यह नवीनकरण, नई शुरुआत का प्रतीक है। यह त्योहार पारसी धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसे बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। पारसी इस दिन अपने घरों को साफ करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, विशेष भोजन बनाते हैं और अग्नि मंदिर में प्रार्थना करने जाते हैं। ठीक है, समझ गए? तो भाई अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले जाए, सवाल पेपर में ये पूछ ले जाए कि भाई जो नवरोज त्योहार है ये कब मनाया जाता है, तो भाई ये 20 या फिर 21 मार्च को मनाया जाता है हर साल। कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है? पारसी धर्म से ये जुड़ा हुआ है और नए साल के रूप में मनाया जाता है। पंडित किशन महाराज एक प्रसिद्ध भारतीय वादक थे। पंडित किशन महाराज क्या बजाते थे? तो भाई ये एक बहुत ही प्रसिद्ध तबला वादक थे पंडित किशन महाराज। पंडित किशन महाराज का जो जन्म हुआ था 3 सितंबर 1923 में हुआ था, निधन इनका 4 मार्च 2008 में हुआ था। विश्व विख्यात तबला वादक थे। इनकी गिनती तबले के बनारस घराने के अग्रणी कलाकारों में की जाती थी। अब सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि भाई भारत के प्रसिद्ध तबला वादक पंडित किशन महाराज किस घराने से संबंधित थे? तो भाई ये बनारस घराने से संबंधित थे, जिसमें 1973 में पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया। 1984 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी से इनको सम्मानित किया गया। 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये जो 2 लाइनें हैं अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के तो सवाल पूछे जाते हैं कि भाई भारत के जो प्रसिद्ध तबला वादक है पंडित किशन महाराज, इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। कौन से सन में? 1973 में। इनको केंद्रीय संगीत अकादमी नाटक अकादमी से भी सम्मानित किया जा चुका है 1984 में, और 2002 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। बनारस घराने से संबंधित थे, तबला वादक थे। समझ गए? अगला सवाल, भारतीय संविधान का भाग 4 खालिस्तान का प्रावधान करता है।
भारत के संविधान के भाग 4 में क्या है? भारत के संविधान में के भाग 4 में सबसे महत्वपूर्ण चीज है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, निर्देशक का मतलब होता है डायरेक्शन, यानी कि वे सिद्धांत जो कि राज्य सरकार को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है, यानी कि निर्देशक प्रोवाइड करती है। अगर सरकार कुछ भी काम कर रही है, कुछ भी नई चीज लेकर आ रही है, तो भाई उनको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अकॉर्डिंग उस चीज को लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सबसे पहले तो यह है कि भाई नीति निर्देशक सिद्धांत भारत के किस अनुच्छेद से कहां तक आते हैं? अनुच्छेद 39, आर्टिकल 39 से लेकर आर्टिकल 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 39 से 51 तक, जिसमें यही कहा गया है कि भारत के सभी नागरिकों के साथ का समान अधिकार है, किसी भी नागरिक के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सारी की सारी चीज, फिर चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले हो, रोजगार के मामले में हो, सबके साथ सेम, मतलब सबको सेम समान अधिकार रहने वाला है, ठीक है। ये सारी चीज है, ठीक है, भारत के नागरिकों के लिए है। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये है, समझ गए? तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, मल्लिका साराभाई को वर्ष 2010 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित खालिस्तान पुरस्कार प्राप्त हुआ। सबसे पहले तो सवाल उठता है कि भाई मल्लिका साराभाई है कौन? मल्लिका साराभाई जो है ये भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। कौन सी? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कौन से राज्य का एक लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश। कौन से राज्य का है? आंध्र प्रदेश राज्य का एक लोक नृत्य है। भरतनाट्यम कौन से राज्य का है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। तो भाई इन दोनों डांस किए बहुत ही प्रसिद्ध नृत्यांगना है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए मल्लिका, ठीक है। मल्लिका साराभाई को 2010 में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भाई इनको पद्मा, ये है पद्मा, पद्मा भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। कब? 2010 में। अब मल्लिका साराभाई पता है कौन है? जो भारत की प्रसिद्ध भरतनाट्यम की नृत्यांगना थी, जिनका नाम था मृणालिनी साराभाई, उनकी ये बेटी है। साथ ही विक्रम साराभाई की बेटी है। विक्रम साराभाई कौन है? विक्रम साराभाई इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर माने जाते हैं, ठीक है। स्पेस साइंस के भारत में ये फादर माने जाते हैं, सबसे बड़े जनक माने जाते हैं। क्लियर है? इन्होंने ही स्थापना करी थी इसरो की एक तरीके से, ठीक है। तो इनकी पत्नी थी मृणालिनी साराभाई, और मृणालिनी साराभाई और विक्रम साराभाई की बेटी कौन है? मल्लिका, ठीक है, साराभाई, जिनको 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। अब मृणालिनी साराभाई जो थी ये भरतनाट्यम की नृत्यांगना थी, लेकिन इनकी बेटी जो है मल्लिका साराभाई ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। अब मृणालिनी साराभाई को भी बहुत प्रसिद्ध अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इनको भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। मैं बात कर रहा हूं मृणालिनी साराभाई का। तो इनको 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्होंने, आप देखिए मल्लिका साराभाई के बारे में बात हो रही है, इन्होंने कई फिल्मों और नाटकों में भी अभिनय किया है, जिसमें पीटर ब्रूक और महाभारत में द्रौपदी की भूमिका भी निभाई है मल्लिका साराभाई ने। तो भाई इस सवाल का आंसर क्लियर हो गया, महत्वपूर्ण है बहुत ही ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? आखिरी जो जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी, अब ये 2026 में जाके होगी, क्योंकि इस बार हो गई है लेट। समझ गए? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या की दृष्टि में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? मतलब एक तरीके से सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से राज्य के अंदर है, ठीक है। तो भाई उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या है, ठीक है। किस राज्य के अंदर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। यही तो पूछा जा रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या जो है कौन से स्थान पर आती है? तो भाई ये तो नंबर 1 पर आती है। उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, नंबर 1 पर आती है। एरिया के मामले में उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आता है। कौन से? चौथे पर। नंबर 1 पर कौन सा आता है एरिया के मामले में? राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। दूसरे पर कौन सा आता है? मध्य प्रदेश। मध्य
प्रदेश, ठीक है। साथ ही तीसरे पर कौन सा आता है, महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पर कौन आता है, हमारा उत्तर प्रदेश एरिया के मामले में, यानी कि कौन सा बड़ा राज्य है, ठीक है। और जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है ना, टोटल 19,98,12,341 है, ठीक है। 70% भारत की कुल जनसंख्या का भाग है, 17% है, मतलब भारत की जो टोटल जनसंख्या है ना, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार 125 करोड़ है, वैसे अब तो 140 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। तो भारत की कुल जनसंख्या का 17% जनसंख्या उत्तर प्रदेश के अंदर ही रहती है। समझ गए दोस्तों। अब देखिए मेजर सिटी कौन कौन से उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ जो कि कैपिटल भी है, कानपुर जो है ये उत्तर प्रदेश की लार्जेस्ट सिटी है, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अगला सवाल है, विज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी, विज्जी महाजनपद। देखिए दोस्तों, मगध साम्राज्य के बारे में आपको पता है, मगध साम्राज्य के साथ साथ 15 और महाजनपद उभरे थे, टोटल 16 महाजनपद उभरे थे धार्मिक आंदोलनों के बाद, यानी कि आर्य समाज आए, साथ ही उसके बाद आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म चला, तो 16 बड़े महाजनपद बन के उभरे थे, ठीक है। अब 15 जो थे महाजनपद वो तो ज्यादातर लोकतांत्रिक जनपद थे, लेकिन एक राजाशाही जनपद था जो कि सबसे विशाल था, कौन सा था, मगध साम्राज्य, ठीक है, मगध जनपद, ठीक है। अब देखिए विज्जी महाजनपद की राजधानी पूछी गई है। अब देखिए विज्जी, जिसे वृज्जी भी कहा जाता है, प्राचीन भारत में के 16 जनपदों में से एक था। यह 8 गणतांत्रिक कुलों का संघ था जिसमें लिच्छवी भी शामिल थे। विज्जी गंगा नदी के उत्तर में स्थित था और इसमें आज के बिहार राज्य के दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर जिले शामिल है। विज्जी पर लोकतांत्रिक तरीके से शासन किया जाता था, जबकि मगध पर राजाशाही शासन किया जाता था। मतलब जो राजाशाही शासन होता था उसी के अंडर आता था विज्जी, ठीक है, उसी के कंट्रोल में आता था। ये वे 16 के 16 महाजनपद है, जैसे कि एक था अंग जिसकी राजधानी क्या थी, चंपा। मगध था जिसकी राजधानी राजगृह और ग्रीवज्र थी। काशी था एक राजधानी वाराणसी। एक महाजनपद कौशल था जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। विज्जी मिथिला या फिर वैशाली की राजधानी थी। तो मिल गया आपको अपने सवाल का उत्तर। विज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी, मिथिला या फिर वैशाली थी। तो ऑप्शन में क्या है, वैशाली है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। वैशाली कहां पर पड़ता है, बिहार, और वहीं पर तो ये विज्जी महाजनपद था बिहार के अंदर ही। मल्ल एक है, कुशावती इसकी राजधानी थी, चेदी था एक था वत्स, एक कुरु था, इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी, पंचाल था एक आपका, मत्स्य था, शूरसेन, अश्मक, साथ ही अवंती, गांधार, काम्बोज। ये आपके 16 महाजनपद थे, मैंने कैपिटल के साथ लिख दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, शिंजो आबे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, खालिस्तान ने के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। शिंजो आबे जिनका 2022 में निधन हो गया था। कब 2022 में इनका निधन हो गया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। ये कौन से देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुकी हैं, 4 देशों के नाम आपके सामने हैं। और ये भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके काफी करीबी थे, मतलब इनसे काफी अच्छे संबंध थे इनके, ठीक है, शिंजो आबे, और एक बढ़िया प्रधानमंत्री के रूप में उभरे थे। 2 बार इनका कार्यकाल रहा था। तो भाई ये जापान जिसकी राजधानी क्या है, टोक्यो, जापान के ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं। शिंजो आबे, इनका जन्म 21 सितंबर 1954 में हुआ था, ठीक है, शिंजुकू सिटी टोक्यो जापान के अंदर हुआ था। इनका जो निधन हुआ था 4 जुलाई 2022 में हुआ था, नारा मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में इनकी मृत्यु हो गई थी। प्राइम मिनिस्टर जो रहे हैं जापान के 2006 से 2007 और फिर 2012 से 2020 के बीच में ये जापान के प्रधानमंत्री के रूप में रह चुके हैं। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो भाई शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अगला सवाल है, प्रसिद्ध उपन्यासों में से कौन सा भारतीय लेखक R.K. नारायण द्वारा लिखा गया है। आपके सामने भारत के 4 प्रसिद्ध उपन्यास हैं, इन चारों में से कौन सा R.K. नारायण द्वारा लिखा गया है। देखिए दोस्तों, R.K. नारायण
आर के नारायण, इनका एक सबसे प्रसिद्ध उपन्यास तो है द मालगुडी डे, द मालगुडी डेज, ठीक है, सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा कौन सा है? द गाइड, द गाइड। तीसरा हमें बताना है, पूछा जा रहा है। अब यहां पर 4 ऑप्शन है। हाफ गर्लफ्रेंड एक बहुत ही प्रसिद्ध नोवेल है जो कि किसने लिखा है? चेतन भगत ने, चेतन भगत। एक है अनभ्यस्त पृथ्वी, अनएकस्टम्ड अर्थ, अनअकस्टम्ड ये गलत यहां पर ट्रांसलेट है, अनएकस्टम्ड ये एक नोवेल है, ये लिखे है झुम्पा लहरी, झुम्पा लहरी ने, ठीक है, जिन्होंने द नेम शेक भी लिखी है, द नेम शेक, नोट करिए, ठीक है। एक है उपयुक्त लड़का, ये भी गलत ट्रांसलेट है, द सुटेबल बॉय यहां पर पूछा जा रहा है, क्या? द सुटेबल बॉय, द सुटेबल बॉय। ये किसने लिखी है द सुटेबल बॉय? ये लिखी है विक्रम सेठ, विक्रम सेठ। अब बचा एक केवल अंधेरा कमरा यानी कि द डार्क रूम, ये लिखी है आर के नारायण। तो भाई इनकी तीसरा उपन्यास कौन सा था? द डार्क रूम। वैसे तो बहुत सारे लिखे हैं लेकिन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। एक क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए हैं? देखिए यहां पर तो केवल ये पूछा गया था आर के नारायण द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया, सीधा सीधा मैं आपको बता देता कि भाई अंधेरा कमरा यानी कि द डार्क रूम लिखा गया, लेकिन मैंने आपको इन चारों के उपन्यासकारों के नाम बताए, आर के नारायण के 3 प्रसिद्ध उपन्यासों के बारे में बताया, यानी कि लगभग 10 क्वेश्चन आपके एक ही क्वेश्चन से कवर हो जाते हैं। तो यही है स्पेशलिटी हमारे 75 दिन चैलेंज की क्लास का, यानी कि यार मन करता है कि जितना ज्यादा हो सके उतने डिटेल में आपको कवर कराऊं। नेक्स्ट सवाल है, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण खाली स्थान शासकों द्वारा किया गया। तंजौर जो कि तमिलनाडु के अंदर पड़ता है, बृहदेश्वर मंदिर जो कि भगवान शिव को समर्पित है, एक बहुत ही ऊंचा प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। किस शासक द्वारा बनाया गया? चोल साम्राज्य था दोस्तों, साउथ इंडिया का एक बहुत ही प्रसिद्ध साम्राज्य था चोल। पेपर में सवाल तो यह भी पूछा जा सकता है कि भाई बृहदेश्वर मंदिर चोल साम्राज्य के किस शासक द्वारा बनाया गया? तो नोट कर लीजिएगा, राजा प्रथम द्वारा, जो कि चोल साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक था। इसे नहीं बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था, तो ऑप्शन डी सही है हमारा। द चोला एम्पायर वाज फाउंडेड बाय अ रूलर नेम्ड विजय आल्य चोला। विजय आल्य ने इसका गठन किया था, स्थापना करी थी 850 ईस्वी में। द लास्ट एम्परर ऑफ द चोल डायनेस्टी वाज राजेंद्र चोल थर्ड। आखिरी शासक अगर पूछ लिया जाए चोल साम्राज्य का तो भाई वो कौन था? राजेंद्र तृतीय, ठीक है, जिसने 1246 से 1279 तक राज किया था, ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है, तो भाई ये तो आज का लास्ट क्वेश्चन था यार। और हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अल्टीमेटली बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय पांड्या डायनेस्टी, मतलब जो चोल साम्राज्य खत्म हुआ वो किसकी वजह से हुआ? पांड्या, इन्होंने एक्वायर कर लिया था एक तरीके से। तो भाई ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया हो। आज की क्लास का जो पीडीएफ है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, वो मैंने आपको वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल के ऊपर सर्च कर लीजिएगा वे टू सक्सेस। समझ गए दोस्तों? तो चलिए गाइस, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जनरल अवेयरनेस को जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहते हो, तो रेलवे सामान्य अध्ययन की ये बुक फिर से हैवी स्टॉक में अवेलेबल हो चुकी है। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है। तैयारी शुरू कर दीजिए। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होगा, उसके लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखे हैं। स्टैटिक जी के टॉपिक वाइज यहां पर दे रखा है, सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके वन लाइन क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तो चलिए गाइस, आज के इस लेक्चर में इतना ही था। पसंद आया हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।